हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने अपनी पिछली वाली क्लास में वैद्युत सेलों का संयोजन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे पिछली क्लास में? वैद्युत सेलों का संयोजन। और उस क्लास में हमने श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है और समांतर क्रम संयोजन के दो पार्ट हमने बताया था ना। उसमें से पहला हमने लगा लिया था कि जब जो सेल हो सभी सेल क्या हो, एक समान हो। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो सेल हो वह सभी सेल, जो भी सेल लगाए हम लोग, वह सभी सेल क्या हो, अलग अलग हो। मतलब सेल जो रहेगा, सेल सबका विद्युत वाहक बल क्या होगा, अलग अलग होगा। जब विद्युत वाहक बल अलग होगा तो आंतरिक प्रतिरोध भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो आज की क्लास में ये सब सीखते हैं। और मिश्रित क्रम संयोजन क्या होता है, बहुत मजा आने वाला है। तो निकाल लीजिए कॉपी और पेन और साथ साथ चीज़ों को समझते हैं और साथ साथ नोट्स को बनाते हैं और कोई भी डाउट आपको रहने वाला नहीं है। तो आज की क्लास में पहले हम लोग देखते हैं कि समांतर क्रम में सेलों का संयोजन जब सभी सेल क्या हो, अलग अलग हो। तो पहले आपको फिगर समझना है कि फिगर यहाँ पे कैसे बन रहा है। उसके बाद हम लोग डेरिवेशन पे आते हैं। बाकी इसमें जो फिगर जो बनता है ना, फिगर के बारे में जो माना फलाना ठिकाना लिखना होता है, ये सब मैं बोल देता हूँ। आप लोग को बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, उसको आप अपने मन से समझना है। यहाँ पे जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो कोशिश करें कि भाई आप लोग भी फिगर जैसे जैसे बन रहा है आप भी वैसे बोलने का प्रयास करें। और यकीन मानिए कि अगर आप प्रयास करेंगे तो आप खुद मेरी तरह बोल लेंगे और आपको उसको लिख करके उसको याद करके कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। हाँ, अगर लिखने का मन कहता है तो लिख लिया करें, बाकी उसको याद करने वाली चीज़ ही नहीं है। जो माना होना वाला होता है ना, उसको याद करने वाली कोई चीज़ है ही नहीं है, तो याद क्यों करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं भाई इसका फिगर क्या होता है। ठीक है, तो अब की बार क्या है, सेल जो है क्या है, अलग अलग है। ठीक ना, सेल क्या है, अलग अलग है। देखो हमने ये ले लिया पहला सेल, ये तो सेल है ना। ये सेल है, बड़ा वाला होता है प्लस में, छोटका वाला होता है माइनस में। छोटका वाला किस में होता है, माइनस में होता है। ये सेल हो गया और इस सेल के साथ ये क्या लग गया, इसका आंतरिक प्रतिरोध लग गया। ये सेल है, इस सेल के साथ इसका आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक, एक और मैं सेल ले रहा हूँ, ये सेल हो गया बड़ा वाला प्लस, छोटा वाला माइनस। इस सेल के साथ इसका ये क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है। सेल आंतरिक प्रतिरोध, सेल आंतरिक प्रतिरोध, दोनों सेल क्या होंगे अब की बार, अलग अलग होंगे। जब अलग अलग होंगे तो हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं E1, इसको मान लेते हैं E2, आंतरिक प्रतिरोध को मान लेते हैं R1, आंतरिक प्रतिरोध को मान लेते हैं R2। बात क्लियर है, कोनो दिक्कत नहीं हो रहा है ना। दोनों सेल अलग अलग हैं। ठीक, अब ये दोनों सेल जो है किसी बाह्य प्रतिरोध, दोनों सेल किसी बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर से, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर से देखो जुड़े हैं। ये देखो ये हो गया बाह्य प्रतिरोध। ठीक है, बाह्य प्रतिरोध क्या लिख देंगे, कैपिटल आर। और यहाँ पे भाई आपको जब मन कहे परिपथ में धारा भेजनी है, कब नहीं भेजनी है, तो चबिया लगा दोगे, कुंजी लग जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया सेल, पहला सेल जिसका विद्युत वाहक बल E1, आंतरिक प्रतिरोध R1। अब इस सेल से जो धारा निकलेगी, पहला सेल है और पहला सेल से जो धारा निकलेगी उसको क्या बोल देंगे, I1 बोल देंगे। क्या बोल देंगे, I1। देखो ये निकल गया धारा I1 और ये निकल गया धारा I2। अब यहाँ पे ये संधि हो गई, देखो यहाँ से धारा आके मिली, यहाँ से ये धारा आके मिली। जहाँ पे मिल जाती है वहाँ पे हम लोग KCL लगा देते हैं, मतलब किरचॉफ करंट लॉ लगा देते हैं। जब किरचॉफ करंट लॉ लगाएंगे तो धारा एक ही पे आके मिल रही है, तो मिल रही है तो मतलब प्लस में, कहने का मतलब इसमें धारा क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। अब ये धारा जो I1 प्लस I2 तो इसमें भी वही जाएगा। कहने का मतलब ये जो प्रतिरोध दिख रहा है, इस प्रतिरोध में धारा कितनी जाएगी, I1 प्लस I2 जाएगी, I1 प्लस I2 जाएगी। बोलो भाई ये फिगर जो बना है, फिगर समझ में आया ना। दो सेल, पहला सेल E1, दूसरा सेल E2, आंतरिक प्रतिरोध R1, आंतरिक प्रतिरोध R2, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R, कुंजी के, धारा I1, धारा I2, मिल गया I1 प्लस I2। बस यही है। अब इसी को बना के लिख देना है, अब इसी को बना के लिख देना। देखो कैसे बना के लिखना है, माना दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल E1, E2, आंतरिक प्रतिरोध R1 व R2 है, जो एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से, जो एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से जुड़े हैं। सेलों से प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 और I2 हैं। सेलों से प्रवाहित धाराएं क्रमशः, सेलों से प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 व I2। बस अब इसको क्या मैं लिखवाऊँ, मुझे लिखवाने की जरूरत है, ये एकदम नहीं जरूरत है ना। चलो अब मान लेते भाई ये शाखा हमारा क्या है, ये इसका नाम है A B और इसका नाम है C और D। अब इसके डेरिवेशन को बहुत ध्यानपूर्वक समझना है।
थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन होने वाला है। इसमें आपको कैलकुलेशन में लगेगा कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ से आ रही है। कुछ चीज़ें आपको ऐसा लगेगा कि ज़बरदस्ती किया जा रहा है, ठीक ना। कुछ चीज़ें ऐसा लगेगा कि ज़बरदस्ती किया जा रहा है, बस वो चीज़ आपको समझना है। मेन इसका डेरिवेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग डेरिवेशन है, और इस पे जब न्यूमेरिकल आएंगे तो न्यूमेरिकल और इंटरेस्टिंग होंगे। तो जब चीज़ें आप समझे रहेंगे तभी ना उसका न्यूमेरिकल आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। अब देखो भाई, ये दोनों सेल किस क्रम में हैं? सिंपल सी बात है, समांतर क्रम में। जब समांतर क्रम में है तो दोनों के सिरों का जो विभवांतर होगा, अगर दोनों सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं तो दोनों सेलों का जो विभवांतर होगा वह क्या होगा? बराबर होगा। कहने का मतलब ये जो शाखा है ए बी और जो शाखा है सी डी, शाखा ए बी और शाखा सी डी दोनों समांतर क्रम में हैं। अगर समांतर क्रम में हैं तो इनके सिरों का विभवांतर आपस में क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। तो इस बात को मैं पहले लिख करके आपको बता रहा हूँ कि शाखा ए बी व सी डी समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में हैं। जब समांतर क्रम में हैं तब इनके सिरों का विभवांतर क्या होगा? समान होगा। तब इनके सिरों का विभवांतर का होगा भैया? विभवांतर समान होगा। विभवांतर का होगा? समान होगा, ठीक है। अब इसके सिरों का जो विभवांतर हम लोग पढ़े हैं, एक सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध V बराबर E माइनस आई आर पढ़े हैं ना। V बराबर E माइनस आई आर, ये तो बहुत बढ़िया से पढ़े हैं, ठीक है। और ये डेरिवेशन आप लोग निकालने सीखे भी है ना कि V बराबर E माइनस आई आर को हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। सीखे हैं ना? हाँ भाई, सीखे हैं आप लोग। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। तो इस शाखा में जब लगाएंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा? E1 माइनस आई आर वन। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। V बराबर देखो, यहाँ भी V होगा, यहाँ भी V होगा, तो यहाँ पे V हो जाएगा V बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? E2 और धारा I2, प्रतिरोध R2 हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा? E2 माइनस I2 R2 I1, ठीक है। सही लिखा हो ना? ये समीकरण 2 बना देते हैं। समीकरण 2 बना देते हैं। समीकरण 1 और 2 कैसे बना? V बराबर E1 माइनस आई आर वन, V बराबर E2 माइनस आई आर टू। 2 बन गया समीकरण ना। समीकरण 1 और समीकरण 2 आपका बन गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों से दोस्तों, हम लोग इन दोनों समीकरणों से कैपिटल E का मान और स्मॉल r का मान हमको निकालना है। कैपिटल E का मान और स्मॉल r का मान हमको निकालना है। तो कैपिटल E और स्मॉल r का मान निकालने के लिए अब हम लोग यही तमाशा करेंगे कि कैसे कैसे हम लोग को मान निकालना है, वही आपको ध्यानपूर्वक समझना है भाई, ठीक है। अब देखो, मान निकालने के लिए हम करते क्या है, यहाँ पे R1 दिख रहा है, यहाँ पे R2 दिख रहा है, तो R1 का गुणा 2 में कर दे, R2 का गुणा समीकरण 1 में कर दे, ठीक ना। यानी इसमें R2 है तो R1 लाना है, तो R1 से गुणा 2 में करेंगे और R2 का गुणा समीकरण नंबर 1 में करेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आई? तो क्या लिखते भाई हम लोग कि समीकरण 1 में, ठीक है, क्या लिखते? समीकरण 1 में R2 से तथा समीकरण 2 में R1 से गुणा करके क्या कर दें? जोड़ दें। गुणा करके जोड़ने पर समीकरण 1 में R2 से तथा समीकरण 2 में R1 से गुणा करके जोड़ देते हैं। अब देखो भाई, कैसे गुणा करके जोड़ा जा रहा है वही आप लोग ध्यानपूर्वक एकदम समझो। यहाँ पे जब हम लोग किस में गुणा करेंगे? R1 का, तो क्या हो जाएगा? VR1। जोड़ना है इससे तो जोड़ का निशान लगा देंगे। किससे गुणा करना है इसमें? अच्छा, इसमें R2 से करना था ना, R2, VR2 प्लस VR1 हो जाएगा। VR1 बराबर किधर? इसमें R1 से गुणा करेंगे तो E1 R2 से गुणा करेंगे ना, R2 जोड़ देना है तो ये हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा भाई? E2 R1, सही जा रहे हैं एकदम, माइनस I1 R1 पहले से है, R2 का गुणा हो गया, माइनस भाई जब जोड़ोगे प्लस माइनस माइनस में होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? I2 क्या मैं लिखा हूँ यार, यहाँ पे I2 लिखना चाहिए था ना, हाँ, I2 R1 R2, ठीक। क्या किया गया है? समीकरण 1 और समीकरण 2 में
R1 समीकरण 1 और समीकरण 2 में मतलब जो यहाँ लिखा हूँ गुणा करके क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। ये चीज़ समझ में आ गया ना। यहाँ पे भाई जब R1 का R2 का गुणा करेंगे VR2, यहाँ पे R1 का गुणा करेंगे VR1 हो गया और ये प्लस का निशान जोड़ दिया गया। वैसे चीज़ यहाँ पे भी हुआ है। अब इसमें दोनों में क्या कॉमन है, V का कॉमन है। जब V का कॉमनवा ले लेंगे तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक, बराबर यहाँ पे देख लो भैया E1R2 प्लस E2R1 माइनस, यहाँ पे दोनों में माइनस है, दोनों में माइनस है, कॉमन हुआ। अच्छा, R1R2 दोनों में कॉमन है, यानी माइनस R1R2 दोनों में कॉमन है। तो जब कॉमन लेंगे, देखो मैं I1 प्लस I2 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, R1R2 कॉमन, माइनस कॉमन इधर, R1R2 कॉमन इधर। अब आपको लोग सोच रहे हो कि सर ऐसा काहे किए भाई, हमें अभी तुलना करना पड़ेगा। V बराबर E माइनस आई आर, मतलब I पहली होता है, R बदवा में होता है, इसलिए हमने R को बदवा में लिखा हुआ है। ठीक ना। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर, अब देखो यहाँ पे कितने पद हैं, 1 2 पूरे 3 पद हैं। 3 पद है, लेकिन हम इन दोनों को एक पद मान करके इसके नीचे केवल R1R2 लगाएंगे, इसके दूसरा पद मान करके इसके नीचे R1R2 लिखेंगे। देखो कैसे, E1R2 प्लस E2R1 बटे R1 प्लस R2 माइनस I1 प्लस I2 R1 R2 बटे R1 प्लस R2। बात क्लियर हुआ ना। 3 पद था, हमने इन दोनों को 2 पद मान करके इसके नीचे R1 प्लस R2 लगाया, इसको 1 2 हो गया, इसके नीचे मान करके R1 प्लस R2 लगा दिया। अब देखो V बराबर E माइनस आई आर, अब इसकी हम तुलना कर देते हैं। ठीक है, इतने की V बराबर E माइनस आई आर से क्या कर दें, तुलना कर दें। तुलना करने पर अब भैया देखो, हम जब तुलना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो ध्यान से। E की जगह पे यहाँ पे देखो V, यहाँ पे V बराबर E की जगह पे इतना सारा मान दिया गया है, E की जगह पे इतना सारा मान दिया गया है, मतलब यहाँ पे E इतने के बराबर, यहाँ पे I1 प्लस I2 के बराबर, यहाँ पे स्मॉल r R1 R2 बटे R1 प्लस R2 के बराबर। बात समझ में आ रही ना, बात क्लियर है ना। तो क्या हो जाएगा, E बराबर आपका, E बराबर हो जाएगा E1R2 प्लस E2R1 बटे R1 प्लस R2। ठीक, अच्छा अब देखो हम लोग यहाँ पे कुछ करामात करने वाले हैं, देखो क्या करने वाले, पहले मैं कर दूं तब आपको बताऊं, तब आपको लगे थोड़ा अचंभित हो जाएंगे भाई ये कैसे कैसे हो रहा है। थोड़ा और नीचे लिखें, E बराबर E1R2 बटा R1R2 प्लस E2R1 बटा R1R2 बटे R1 प्लस R2 बटा R1R2। आपको लगा अरे सर ये 2 लाइनियाँ को आपने 4 लाइनियाँ कैसे बना दिया, 2 लाइनियाँ या 4 लाइनियाँ कैसे बन गई भाई, ऐसे इसलिए बनी है। देखो ये अंश है और ये हर है, अंश में भी R1 R2 से भाग दिया गया है, हर में भी R1 R2 से भाग दिया गया है। आपको लग रहा है सर ऐसा कहाँ कर दिए, भैया सूत्र बना रहे हैं ना, सूत्र बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, सूत्र बनाने के लिए क्या किया गया कि अंश में भी R1 R2 से भाग दिया गया और हर में भी R1 R2 से भाग दे दिया गया। अब देखो जब भाग दे दिया गया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका E बराबर, ये देखो R2 से कट जाएगा, E1 बटा R1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 कट जाएगा, E2 बटा R2, नीचे में देखो इसके बटा इतना, इसके बटा इतना, जब R1 बटे में R1 R2 लिखेंगे तो R1 कट जाएगा, 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R1, तो 1 बटा R1 को पहले लिख देता हूँ, 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2। ये आपका E का फार्मूला आया। E का फार्मूला ये तब के लिए आया है जब केवल परिपथ में 2 सेल लगे हों। E का फार्मूला ये तब के लिए आया है जब परिपथ में केवल 2 सेल लगे हों। अगर परिपथ में 2 सेलों की जगह पे n सेल लग जाए, 2 सेलों की जगह पे n सेल लग जाए तब क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग एक लाइन लिखिएगा क्या कि यदि परिपथ में n सेल लगे हों, यदि परिपथ में n सेल लगे हों तब क्या हो जाएगा,
तो ये जो ई है वह ई इक्विवेलेंट मतलब पूरे यन का, ठीक है, ई इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, E1 बटा R1 प्लस E2 बटा R2, कहाँ तक जाएगा ये, यन तक जाएगा, EN बटा RN। बटवा में निचवा क्या हो जाएगा, निचवा हो जाएगा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, 1 बटा RN तक जाएगा। तो ये दोनों जो है आपका फॉर्मूला निकल के आ गया भाई, एक ये वाला और एक ये वाला। ये है 2 सेलों के लिए और ये एक है जब यन सेल लगे हों परिपथ में, ठीक है। अभी तो ये ई का मनवा आया है, इसी तरीके से हमको किसका मनवा निकाल देना है, आर का मान निकाल देना है, ठीक है। तो भाई इतना आप लोग पहले नोट करें, तब तो हम इस बार आर का मनवा निकाल के दिखाएंगे आपको, ठीक है। मैं साइड हो गया हूँ, आप लोग बढ़िया तरीके से भाई इसको नोट कर लें, ठीक है। सब लोग नोट कर लिए भाई, चलो अब आते हैं हम लोग आर का मान निकालते हैं ना। तो मैं देखो अब फिगर का तो काम हालांकि ख़त्म हो चुका है, तो फिगर को मिटाते हैं ना। फिगर अच्छा लग रहा था ना, चलो भाई अच्छा लग रहा था, तो ऐसा थोड़ी कि भाई हर अच्छी लगने वाली चीज़ को हटाया ना जाए, ठीक है। अब देखो ये हम लोग कैसे किसका मान निकालते हैं, आर का मान निकालते हैं। अब जो है ना इसकी तुलना यानी v बराबर जो लिखा हुआ था कि तुलना v बराबर ई माइनस आई आर से अब कर रहे थे, तो अगर हम आर का मानवा पूछे तो कितना हो जाएगा, आर का मानवा आप लोग कहोगे R1 R2 बटे R1 प्लस R2 हो जाएगा, यही ना। तो कहने का मतलब तुलना करने पर जो R बराबर है, R बराबर क्या हो जाएगा, R1 R2 बटे R1 प्लस R2, ठीक। अब देखो जरा, अब समझो, क्या हम इसको इतना बटे इतना यानी समझो भाई, इसको हम R1 बटे R1 प्लस R2 प्लस R2 बटे R1 प्लस R2 लिख सकते हैं? तो आपका जवाब आएगा नहीं सर, कभी नहीं लिख सकते हैं, कभी नहीं लिख सकते यार, ठीक है, कभी नहीं लिख सकते। देखो अरे यार हर बराबर है, अंश को जोड़ोगे R1 प्लस R2 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है R1 R2 है, तो नहीं लिख सकते। लेकिन हम लिखना चाहते हैं ऐसा, हम लिखना चाहते हैं ऐसा, और हमें लिखना है तो हम करें क्या, हम पलट देना। हम अगर पलट दें तो पलट देंगे तो लिख सकते हैं, तो इसको पलटेंगे तो हो जाएगा 1 बटा आर, इसको पलटेंगे तो R1 प्लस R2 बटा R1 R2। अब लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था कि R1 प्लस R2 बटा R1 R2 कि इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, तब जाके ये वाला मनवा आया। अब यहाँ भी वही चीज़ होगा, ये चीज़ कब हुआ, जब हमने क्या किया, इसको पलट दिया। अब जब पलट दिए हैं तो 1 बटा आर बराबर इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, ठीक है। एक लाइन यहाँ पे करके दिखा दे क्या, चलो एक बार क्या करके दिखा देते हैं। R1 R2 यहाँ पे नहीं किए थे ना, प्लस R2 बटा R1 R2, ठीक है। 1 बटा आर बराबर देखो R1 R1 से कट जाएगा, 1 बटा R2, तो 1 बटा R2 ना लिख करके पहले क्या लिख दे रहे हैं, 1 बटा R1, R2 कट जाएगा, बटेगा 1 बटा R1, तो 1 बटा R1 जो यहाँ बच्चा हमने पहले लिख दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 बटा R2 आ जाएगा। ये कब के लिए है, जब परिपथ में खाली द्वि सेल लगे हों। ये कब के लिए है, जब परिपथ में द्वि सेल लगे हों। अगर परिपथ में यन सेल लगा दिया जाए, अगर परिपथ में यन सेल लगे हों, तब क्या हो जाएगा, 1 बटा आर इक्विवेलेंट बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस डॉट 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 1 बटा RN। बोलो भाई ये सूत्र कैसे निकाला गया, ये ई वाला, ये आर वाला और ये ई वाला, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन है, हल्का सा आगे पीछे करेंगे, एक बार और समझने का प्रयास करेंगे तो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। ये प्यारा सा डेरिवेशन रहा। अब हम लोग देखते हैं मिश्रित क्रम संयोजन वाला, ठीक है। तो हेडिंग भाई सब लोग आप डालेंगे क्या कि मिश्रित क्रम संयोजन, ठीक है। अब हम लोग क्या डालेंगे, मिश्रित क्रम में सेलों का संयोजन, मिटा जाए भाई, नोट सब लोग कर लिए हो ना। चलो भाई अब हम लोग देखते हैं मिश्रित क्रम में सेलों का संयोजन, ठीक है। मिश्रित क्रम में ये समांतर की जगह पर हम लोग क्या लिख दें, मिश्रित क्रम में ना केवल मिश्रित लिख दे, मिश्रित, मिश्री नहीं है भाई, मिश्रित है ना, मिश्रित क्रम में सेलों का संयोजन, ठीक है। और अब की बार जो यहाँ पे लिखा गया है ये चीज़ों को हटा दें, ठीक है। और हम लोग मिश्रित क्रम में ले रहे हैं तो ढेर सारा सेल लेंगे तो सभी सेल क्या रहेंगे, एक ही प्रवृत्ति के रहेंगे, मतलब सभी समान सेल लेंगे ना, अलग अलग सेल लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो केवल आपको बताया गया कैसे कैसे यहाँ पे अलग सेल अगर रहेगा तो वहाँ पे आप कैसे जोड़ करके आप उसका आंसर धीरे धीरे निकाल सकते हो, ठीक ना। देखो भाई जरा मिश्रित क्रम में सेलों का संयोजन, ये देखो भाई आपकी फिगर बना रहा हूँ भाई, देखो ये सेल है,
ये सेल के साथ आंतरिक प्रतिरोध हो गया पहला सेल, एक सेल, दो सेल ले लें, दो सेल, इसका ये आंतरिक प्रतिरोध हो गया। इस तरीके से ढेर सारे सेल लगे हैं। तो ये लो भाई, ये ढेर सारा सेल है। कैसे पता ढेर सारे सेल लगे हैं? ये डॉट डॉट लाइन, डॉट डॉट लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ढेर सारे सेल लगे हैं। अच्छा, मिश्रित क्रम में, मिश्रित क्रम में मतलब क्या हुआ कि श्रेणी क्रम में भी जुड़े हों और समांतर क्रम में भी जुड़े हों। तो ये अभी किस क्रम में जुड़े हैं? ये तो अभी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब हमको और क्या चाहिए? समांतर क्रम में। लो भैया, ये देखो हम कर दे रहे हैं। लो, ये सेल हो गया, सेल के साथ ये उसका आंतरिक प्रतिरोध, सेल के साथ ये उसका आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। डॉट 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 चलता जाएगा। सेल है, सेल के साथ ये उसका आंतरिक प्रतिरोध हुआ ना। चलो, तो ये दोनों हमारे क्या हो गए? समांतर क्रम में हुए। लेकिन भाई जिस तरीके से इधर हमने बहुत ढेर सारा लिया है, तो इधरियन भी हमें बहुत ढेर सारा लेना पड़ेगा। बच्चे समझ रहे हो ना? जैसे इधर हमने कितना लिया? n ले लिया, सपोज दैट n ले लिया। तो ऐसे ऐसे हमको कितना लेना पड़ेगा? मान लो n लेना पड़ेगा। तो n नहीं लेकर के यम ले रहे हैं। जरूरी थोड़ी है कि इधर 5 हो तो इधर 5 हो, ये जरूरी नहीं हो सकता ना। तो अगर मान चलो कि इधर 5 है, इधर भी हमें 4-5 लेना पड़ेगा। तो वही हम 2 अभी लो लिए हैं। लो देखो, हम डॉट डॉट समझिए, डॉट डॉट लाइन ना दिखा करके डायरेक्ट कर दे ना। ये देखो सेल हो गया, आंतरिक प्रतिरोध सेल हो गया, उसका ये आंतरिक प्रतिरोध, डॉट 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 डॉट, ये सेल हो गया, उसका ये आंतरिक प्रतिरोध, ठीक। अब इसको हमें क्या कर देना है? देखो, इसको बढ़ा करके जोड़ देना। ये आपका थोड़ा सा इसको ले करके ऐसे जोड़ दें, इसको थोड़ा सा ले करके ऐसे जोड़ दें, इसको भी थोड़ा बढ़ा करके ये यो बन गया भाई ना। ये समांतर क्रम, क्या मिश्रित क्रम, ये क्या हो गया? मिश्रित क्रम हो गया। तो मिश्रित क्रम अगर हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई, यहाँ पे 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 ई हो जाएगा, यहाँ भी ई हो जाएगा, यहाँ पे ई हो जाएगा, यहाँ पे आर, 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 यहाँ पे आर। क्या मज़ा है यार ऐसे ऐसे बनाने में। आर आर, प्लस माइनस सब लोग जान ही रहे हो, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ठीक है। धारा निकलेगी यहाँ पे आई, ठीक है। यहाँ पे भी धारा इधर आएगी, इधर आएगी, I1 I2, ठीक है। I1 यहाँ पे I2 सपोज दैट यहाँ पे ये n वाला है तो IN आएगा, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कि IN लगाया जाए। यहाँ पे देखो, इसके साथ ये क्या हो गया है? एक बाह्य प्रतिरोध जुड़ गया है, और बाह्य प्रतिरोध के साथ कोनो कुंजी उंजी लगा दो, ठीक है। ये देखो, कोई कुंजी उंजी लग गया, बाह्य प्रतिरोध हो गया। बाह्य प्रतिरोध को कैपिटल R से। ये भाई रहा आपका जो फिगर है। ये फिगर क्या हो गया आपका कि मिश्रित क्रम में सेलों का संयोजन। अभी तो ये मिश्रित क्रम में सेलों का संयोजन हुआ भाई, ठीक है, फिगर हुआ। अब इतना बड़ा फिगर है। अब इस इतने बड़े फिगर को हम लोग छोटा फिगर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं उसको अब हम लोग देखने वाले हैं। तो भाई इसको देखने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि भाई मान लेते हैं इधर हमारा जो है, इधर हमारा ऐसे ऐसे यम सेल है, ठीक है। और ऐसे ऐसे जो हमारा है इस तरीके से ये हमारा एन सेल लगा हुआ है, ठीक ना। एन सेल ऐसे 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 मतलब ऐसे ऐसे पूरे एन सेल लगे हैं, ऐसे ऐसे पूरे कितने सेल लगे हैं? यम सेल हमारे लगे हुए हैं, ठीक ना। तो अब इस फिगर को आप लोग भाई एक बार बना लो, तब जाके मैं इस फिगर को कहीं बगल में बना करके छोटा सा फिर इसके डेरिवेशन पे आता हूँ, ठीक ना। तो इस फिगर को पहले आप लोग नोट कर लो, लगभग फिगर आप लोग नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं इस फिगर को छोटा फिगर में कैसे कन्वर्ट करता हूँ ना, इस फिगर को मैं छोटा फिगर में कैसे कन्वर्ट करता हूँ, ये चीज़ आप लोग देखो भाई, ठीक है। देखो ज़रा, तो यहाँ पे इस तरीके से कितने सेल लगे हैं, यही ध्यान समझ जाओगे तो आपको इधर समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम समझा हुआ है। अब यही दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, तो अपने आप समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कैसे, कितने सेल हैं? यम सेल हैं। तो इन सभी का विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? यम ई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यम ई हो जाएगा। मतलब पूरे सेल की जगह पे केवल एक सेल लगाओ। देखो, एक सेल हमने लगाया और एक ठो आंतरिक प्रतिरोध लगाओ। पूरे सेल की जगह पे एक सेल और एक सेल के साथ एक आंतरिक प्रतिरोध, इसका मनवा कितना हो जाएगा? यम ई हो जाएगा। समझ में आया ना भाई? 1 ई, 2 ई, 3 ई, डॉट डॉट यम तक है तो यम ई हो जाएगा। आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा? यम आर हो जाएगा मेरे दोस्त। अब देखो, इसका भी मनवा वही हो जाएगा, ये वाले का मान देखो ये है, इसका भी ये ऐसे करके इसको भी यम ई और यम आर लिख सकते हैं। उसी तरीके से इसको भी ऐसे कर सकते हैं। ये सेल लग गया, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? यम ई और यम आर लिख सकते हैं।
एकदम बात समझ में आ गई ना। अच्छा अब देखो ये या हो गया ना। अब इसके साथ इसको बढ़ा करके यहाँ पे ऐसे जोड़ दो, ठीक है, इसको भी ऐसे जोड़ दो, इसको थोड़ा सा बढ़ा करके ऐसे हम लोग जोड़ सकते हैं ना। लो भाई जुड़ गया, ठीक है। अब इसके सतवा आपका क्या लगा था, आंतरिक प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध लगा था, ये देखो ये हो गया, और यहाँ पे कुंजी लगी थी। बताओ भाई ये फिगर समझ में आ गया कि नहीं। इतना बड़ा फिगर राक्षस जैसा, उस फिगर को आपने एक छोटे से फिगर में बना दिया, एक छोटे से फिगर में बना दिया। अब याद करो जब हमने समांतर क्रम संयोजन आपको बताया था, जब सभी सेल क्या हो, एक समान हो, तब कुछ ऐसे फिगर बना था कि नहीं बना था, एकदम बना था। अब हम लोग क्या, हमको धारा चाहिए, धारा निकालने के लिए हमको क्या निकालना होता है, कुल विद्युत वाहक बल बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो भाई ये फिगर हो गया, इस फिगर को हमने कन्वर्ट कर दिया इस फिगर में। तो पहले ये फिगर बनाना है, उसके नीचे आपको ये फिगर बनाना है, उसके बाद आपको क्या करना है, डेरिवेशन करना है, ठीक है। क्या करना है आपको, अब डेरिवेशन करना है। देखो डेरिवेशन बहुत लंबा नहीं होने वाला है, क्यों, क्योंकि सबको पता है कि इसमें हमें क्या चाहिए, आई चाहिए। आई निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध हमें चाहिए होता है। तो भाई हम लोग नीचे लिखते हैं परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, ठीक है। परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, कुल देखो विद्युत को ऐसे लिख रहा हूँ, वाहक को ऐसे लिख रहा हूँ, बल को ऐसे लिख रहा हूँ। परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, ये अब किस क्रम में जुड़ गए हैं, ये अब समांतर क्रम में जुड़े हैं, और समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान होता है। समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान होता है, तो क्या हो जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल यम ई हो जाता है। वाह सर गजब, मजा आ गया। तो पूरे परिपथ का हमें विद्युत वाहक बल तुरंत ही मिल गया। हाँ भाई मिल गया। अब क्या निकाल लेते हैं हम लोग, परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। इसे लिखते हैं पहले सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, ऐसे लिखते हैं ना, सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध। अब बताओ ये सभी किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में निकालने का तुल्य प्रतिरोध निकालने का सूत्रवा क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है। तो यहाँ पे 1/r, देखो r के सिंबल भी है ही है, तो 1/r डैश लिख देते ना, 1/r डैश बराबर 1/mr प्लस 1/mr प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, ये ऐसे कहाँ तक थे, यन तक थे, कहाँ तक थे, यन तक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई अब डेरिवेशन पे आ जाते हैं, 1/r डैश बराबर 1 कहाँ तक है, यन तक है, तो क्या हो जाएगा ऊपर यन बटा यम आर डैश का मानवा क्या हो जाएगा, यम आर बटा यन। आर डैश बराबर क्या हुआ, यम आर बटा यन। अब ये तो आया क्या, सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, हमको चाहिए का परिपथ का कुल प्रतिरोध चाहिए, हमको चाहिए का परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो लिखो भैया ना एक लाइन, परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध देखो भाई क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध बराबर बाहर वाला क्या है आर प्लस अंदर वाला कुल क्या आया है यम आर बटा यन, ठीक है, यम आर बटा यन। तो अगर चाहो तो इसको एक लाइन सॉल्व कर दो, क्या सॉल्व कर दे भाई, यन आर प्लस यम आर बटा यन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना भाई, यन का एलसीएम ले लिया हमने, यन आर प्लस यम आर बटा यन। तो परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा, और धारा को किससे लिखते हैं, आई से। आई बराबर क्या होता है, कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटे बटे क्या भैया, परिपथ का कुल प्रतिरोध बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक बल बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो यहाँ पे आई बराबर हो जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल कितना आया है, यम ई आया है, कुल विद्युत वाहक बल यम ई आया है। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना आया है, परिपथ का कुल प्रतिरोध कहाँ गया भाई, ये ई वाला, यन आर प्लस यम आर बटा यन। अब ये यन कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ चला जाएगा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, यम यन ई बटा यन आर प्लस यम आर। ठीक भाई, दिख रहा है कि नहीं यार, देख लो तो मैं, हाँ दिख तो रहा है यार, ठीक है।
आई बराबर क्या आ गया है, यम एन ई बटा एन आर प्लस यम आर। ये क्या आ गया है आपको, मिश्रित क्रम में सिलों के कारण, मिश्रित क्रम में सिलों के कारण परिपथ में प्रवाहित धारा का सूत्र आ गया। ये क्या आ गया है, मिश्रित क्रम में सिलों के कारण परिपथ में प्रवाहित धारा का सूत्र आ गया। अब दोस्तों जैसे हम लोग श्रेणी क्रम में देखे थे कि हमको धारा अधिकतम कब मिलती है, समांतर क्रम में देखते थे कि धारा हमको अधिकतम कब मिलती है, उसी तरीके से हम लोग देखेंगे मिश्रित क्रम में धारा का अधिकतम मान। ठीक है, धारा का अधिकतम मान पहले आप लोग इतना नोट करो भाई, ठीक है, इतना नोट कर लो। अब हम लोग क्या देखते हैं, अधिकतम धारा की शर्त, मतलब धारा अधिकतम हमारी कब होगी मिश्रित क्रम में, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या नीचे लिख सकते हैं हेडिंग भाई, अधिकतम धारा की शर्त। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, अधिकतम धारा की शर्त। यहाँ पे एक प्यारी सी छोटी सी क्यूट सी हेडिंग बना लो। ठीक है, क्या भाई, अधिकतम धारा की शर्त, अधिकतम धारा की शर्त। ये प्यारी सी हेडिंग है भाई, अधिकतम धारा की शर्त, मतलब हमारी जो धरवा है ये आई, ये अधिकतम कब होगी, सबसे ज़्यादा कब हो जाएगी, इसको हमको समझ लेना है। तो अभी हमने क्या देखा कि आई बराबर, एक बार सूत्र लिख लेना, आई बराबर यम एन ई बटा क्या भाई, एन आर प्लस यम आर। अब बताओ भाई, निचवा वाला जितना कम होगा ऊपरा वाला उतना ही ज़्यादा होगा ना, है कि नहीं। निचवा वाला जितना कम ऊपरा वाला उतने ज़्यादा। हमको क्या चाहिए, धारा अधिकतम चाहिए। धारा अधिकतम कब होगी, जब ये बनवा क्या होगा, सबसे कम से कम होगा, और कम से कम मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं कि आई मैक्सिमम हमको चाहिए ना, धारा अधिकतम चाहिए, तो उसको लिख सकते हैं आई मैक्सिमम। देखो नीचे मैक्सिमम है, मैक्सिमम मतलब अधिकतम। आई मैक्सिमम के लिए, आई मैक्सिमम के लिए आपका जो एन आर प्लस यम आर है उसको क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा। ठीक है, क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा। किसको, एन आर प्लस यम आर को क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा। ठीक ना, एन आर प्लस यम आर को क्या होना पड़ेगा भाई, मिनिमम होना पड़ेगा। अब देखो हम लोग मिनिमम मान कैसे निकाल लेते हैं, आई का मैक्सिमम मान निकालने के लिए देखो क्या करते हैं, एन आर प्लस यम आर है, इसको देखो भाई कैसे हम लोग लिख सकते हैं, एन आर प्लस यम आर को हम लोग एन आर रूट में एन आर का होल स्क्वायर माइनस रूट में एन आर का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस रूट में यम आर का होल स्क्वायर। ठीक है, सही लिख रहा हूँ यार, एक बार देख लेता हूँ जरा, रूट में एन आर माइनस रूट में यम आर का होल स्क्वायर। देखो अच्छा कैसे अभी बता रहा हूँ मैं, ऐसा क्यों लिखा जा रहा है ना, ये देख लो जरा, रूट में एन आर, ठीक है, रूट में एन आर माइनस रूट में यम आर का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी आ जाएगा, तो प्लस क्या लगा देंगे, प्लस 2 रूट में एन आर इंटू रूट में यम आर। आपको लग रहा सर ये क्या लिख रहे हैं, लग रहा होगा आपको कि ये इतने को इतना ज़्यादा कैसे लिखा जा रहा है और क्यों लिखा जा रहा है। देखो ज़रा, तो अगर आप लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर तो पढ़े हैं ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो मैं बता रहा हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो पढ़े हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब इसका स्क्वायर करोगे रूट का स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्या मिलेगा, एन आर। ठीक, इसका स्क्वायर करोगे प्लस बी स्क्वायर रूट हट जाएगा, यम आर, एन आर प्लस यम आर मिला, माइनस 2ab जब करेंगे 2 रूट में एन आर इंटू यम आर, और प्लस में रूट में 2 एन आर इंटू यम आर। तो ये वाला मनवा, इसके बाद ये जो माइनस 2ab आएगा, ये वाला मनवा दोनों कट जाएगा, तो क्या मिला, केवल यही मिलेगा ना, यही मिलेगा। ठीक, अब हमको क्या चाहिए था कि आई मैक्सिमम के लिए हमने क्या बताया कि आपका जो है क्या होना चाहिए कि एन आर प्लस यम आर क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए ना, एन आर प्लस यम आर क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो उसको मिनिमम के लिए ये वाला मनवा केवल 0 कर दो, ये वाला मनवा अगर हम 0 कर दिए तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, वही मिनिमम निकल के आएगा। देखो कैसे कि रूट में एन आर माइनस रूट में यम आर का होल स्क्वायर बराबर 0। हाँ तो भाई लाइट ही कट गई थी ना, जोंकू की लाइट कमाल की है यार। ठीक है, तो देख रहे हो, पता नहीं चलता कि कब आएगी कब जाएगी, तो इसीलिए मैं लाइव नहीं आता हूँ ना, नहीं तो आपको लाइव आता, लाइव निवेकर बताता, लाइव सब कुछ करता, तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। लेकिन फ़िलहाल अभी लाइट ऐसी है कि यहाँ पे लाइव आने का कोई चांस ही नहीं है, वीडियो बन ही नहीं रहा सही से, तो लाइव कहाँ से आ सकते हैं। तो मैं बता रहा था कि आप लोगों की जो आई मैक्सिमम के लिए हमारा एन आर प्लस एम आर का मान क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, और उस मिनिमम को पाने के लिए
उस मिनिमम को पाने के लिए हम एन आर प्लस एम आर को इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब कैसे लिखा गया भाई, हमने बताया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस टू ए बी कट जाएगा तो मनवा पूरा यही आएगा, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया कि अब जो है ये मिनिमम मान तब होगा जब ये वाला मनवा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी एन आर माइनस एम आर यानी रूट में का होल स्क्वायर बराबर जीरो। अगर ये जीरो है इसका मतलब अगर घात दो उधर भेजेंगे तो जीरो की घात 1/2 और जीरो की घात चाहे 1/2 करो, चाहे 2 करो, चाहे 5 करो, चाहे 100 करो, चाहे 1000 करो, उससे कोनो फर्क ही नहीं पड़ता बेचारे को, क्या होता है जीरो ही होता है। अगर जीरो ही रहेगा तो रूट में एन आर माइनस रूट में यम आर बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। अब इस माइनस को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एन आर बराबर क्या हो जाएगा, यम आर, दोनों तरफ करड़ी है तो करड़ी हो गई गायब। जब करड़ी गायब हो जाएगी तो आपको क्या मिल जाएगा, एन आर बराबर यम आर, एन आर बराबर यम आर। अब बताओ भाई ये एन आर की जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यम आर लिख सकते हैं, एन आर की जगह पे यम आर लिख सकते हैं और वही क्या कहलाएगा, मैक्सिमम धारा कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा, मैक्सिमम। तो आपकी मैक्सिमम धारा है तो आई मैक्सी यानी मैक्सिमम, ठीक है। आई मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, यम एन ई बटा एन आर की जगह पे यम आर प्लस अगवा यम आर है तो एक यम आर दो यम आर हो गया, ठीक है। तो आई मैक्सिमम बराबर टू कहाँ, निचवा टू लगाना है, यम एन ई बटा 2 यम आर, यम से कैंसिल तो आई मैक्सिमम बराबर क्या मिल गया, एन ई बटा 2 आर। यही भाई क्या आया है कि मिश्रित क्रम में सेलों के कारण मैक्सिमम धारा का सूत्र आ गया है, आई मैक्सिमम बराबर एन ई बटा 2 आर, ठीक है, यम ई बटा 2 आर। कहीं गलती नहीं हुआ क्या यार आपको, एन आर ने कहीं स्मॉल आर प्लस आर में कहीं गलती तो नहीं हुआ क्या, एन आर यम आर, एन आर बराबर यम आर, एन आर बराबर यम आर। तो यम आर की जगह पे हमें एन आर लिखना था ना, यम आर की जगह पे हमें क्या लिखना था, एन आर लिखना था। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर दें, यम आर की जगह पे यहाँ पे एन आर तो रहेगा ही, यम आर की जगह पे क्या कर दें, एन आर कर दें। तो एक एन आर क्या हो जाएगा, 2 एन आर हो जाएगा, टू अगवा हाई है, यहाँ पर हो जाएगा एन आर। अब की बार एन से कटेगा, यम से नहीं कटेगा, ठीक है। ये देखो एन से कट गया तो यम ई जो एन ई आया है वह क्या हो जाएगा, यम ई हो जाएगा और 2 कैपिटल आर हो जाएगा। तो उसको भी कह सकते हैं ना, ये जरूरी थोड़ी है कि हम लोग भाई कैसे पता चलेगा कि हमको एन आर जगह पे यम आर ही रखना है कि यम आर की जगह पे एन आर ही रखना है। तो हम लोग चाहे ये सूत्र जो हमने बनाया है या फिर जो इससे पहले अभी हमने बनाया था कि एन ई बटा 2 स्मॉल आर, वो भी चलेगा, ठीक ना। ये आई मैक्सिमम के लिए दोनों ही सूत्र सही है ना, क्यों, क्योंकि यार जरूरी थोड़ी है कि हम लोग एन आर जगह पे एम आर लिखें या एम आर की जगह पे एन आर लिखें, बात क्लियर ना। तो ये आपका रहा दोस्तों समांतर क्रम में और मिश्रित क्रम में सेलों का संयोजन। तो आपने देख लिया कि सेलों का संयोजन 3 तरीके से किया जाता था, एक श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम और मिश्रित क्रम, और तीनों ही कॉम्बिनेशन आपको जरूर मजा आया होगा, ठीक ना। देखा आपने किस तरीके से डेरिवेशन कितना मज़ेदार था ना। तो अगली क्लास में दोस्तों अब हम मिलेंगे और अगली क्लास में सीखा जाएगा व्हीटस्टोन सेतु क्या है। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है व्हीटस्टोन सेतु, उस पर पिछली कक्षाओं में आपने सवाल भी लगा चुके हैं संधारित्र वाले चैप्टर में, ठीक है, कि बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो आपको समझ में नहीं आ रहे देख करके कि ये श्रेणी क्रम है कि समांतर क्रम है, लेकिन वहाँ पे हम लोग क्या लगाते थे, व्हीटस्टोन सेतु। तो हमने बताया था कि वहाँ पे जब पढ़ा रहे थे कि आगे भाई हम लोग व्हीटस्टोन सेतु के बारे में पढ़ेंगे, बस यहाँ पे जान लीजिए कि व्हीटस्टोन सेतु नाम कुछ है और कुछ ऐसे होता है, इसकी कोनो 2 भुजा का संलग्न 2 भुजा का अनुपात, आगे संलग्न 2 भुजा का अनुपात बराबर होता है, यानी हमने वहाँ पे आपको दिखाया था P/Q बराबर R/S। तो ये चीज़ हम लोग अगली क्लास में व्हीटस्टोन सेतु जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग इसको प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये प्रूफ कैसे हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में उसको डालिए और मन से पढ़िए खूब हंसिए मुस्कुराइए, ज़िंदगी का एंजॉय लेकर पढ़ाई करिए ना, ठीक है। ऐसा नहीं कि फिजिक्स पढ़ना है तो आप लोग फिजिक्स को बोझ समझ के, फिजिक्स को एकदम बोझ नहीं समझना है, एकदम हंसते हुए मुस्कुराते हुए सीखना है। और हंसते हुए मुस्कुराते हुए सीखेंगे ना तो यकीन मानिए कि आपको मज़ा आएगा
और जब चीज़ों को पढ़ने में मज़ा आता है ना, तो फिर उसको आप अपने आप बैठेंगे पढ़ने के लिए। और यही चीज़ होना चाहिए कि कोई भी सब्जेक्ट हो, उससे आपका इतना लगाव बढ़ना चाहिए कि आपको उस सब्जेक्ट से लगाव होना चाहिए कि आप अपने मन से बैठने के लिए बैठ जाए पढ़ने के लिए। और अभी से सोचें कि हमें जो है कि ऐसे-ऐसे सब्जेक्टों में कितना अच्छा स्कोर करना है और स्कोर अच्छा करना है। तो भाई जितनी चीज़ें हमें बताई जा रही है उसका बढ़िया से नोट्स बनाइए। जितने न्यूमेरिकल मैं बता दे रहा हूँ वो न्यूमेरिकल आपके लिए पर्याप्त है, लेकिन अगर आपके लिए टाइम मिल रहा है तो मैं अब जो है न्यूमेरिकल की जो मतलब रहेगी किताब की फ़ोटो, मैं उसको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएंगे। टेलीग्राम पे ज्वाइन होने के बाद वहाँ पे मैं अपना नोट्स जो है नोट्स भी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, वहाँ से आपको क्वेश्चन की पीडीएफ में मिल जाएगी। तो जब क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी तो लगभग जैसे मान के लिए मैं 15 सवाल मैं बता दिया हूँ, वहाँ पे आपको 30 सवाल और मिल जा रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। उस 30 सवालों में अगर आपने 15 सवाल और लगा लिया तो जो चैप्टर है ना, चैप्टर की जो पकड़ आपकी रहेगी तो पूछे मत। तो आपको लगने लगेगा कि यार मैंने काफ़ी चीज़ सीख लिया हुआ है। तो इतना करिए, बाकी हर क्वेश्चन लगाने पीछे मत पड़िए क्योंकि सब सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। लेकिन हाँ, अभी आपके पास टाइम है, तो अभी आपके पास जब टाइम है तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगा सकें, वो आपको एक्सपीरियंस जो क्वेश्चन लगाने का रहेगा वो आपको आगे काम देगा। अभी टाइम है तो क्वेश्चन खूब लगाइए। बाकी जब टाइम कम रहेगा तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है, जिस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लगवाया गया है, जिस थ्योरी पे इंपॉर्टेंट लगवाया गया है, बाकी जब रिवीजन क्लास चलवाएंगे तो सब आप लोगों का क्लियर होता रहेगा। लेकिन अभी आप लोग सब चीज़ एकदम मस्त होकर पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में ऐसे ही टॉपिक के साथ। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार दुलार देते रहें, ठीक है। तब तक चलिए भाई, सबको बाय बाय।